लाहौर हाई कोर्ट में तोशा खाना 1947 से लेकर अब तक पब्लिक करने के केस की समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और कैबिनेट सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए। कैबिनेट सेक्रेटरी ने अदालत को बताया कि कैबिनेट ने फैसला कर लिया है कि 2002 से लेकर अब तक का जितना रिकॉर्ड है वो सारा पब्लिक कर दिया जाएगा। जितना रिकॉर्ड है वो सारा पब्लिक कर दिया जाएगा और बाकी जो रिकॉर्ड है 1947 से लेकर अब तक का, उसके बारे में कोशिश करेंगे, इकट्ठा करेंगे। अदालत ने 2 हफ्ते तक समाअत 13 मार्च तक समाअत मुलतवी कर दी है कि तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड जो है 2002 से अब तक का वो अदालत के सामने लाया जाए। इलावाजी 1947 से लेकर अब तक का वो रिकॉर्ड क्या है और इम्यूनिटी क्या क्लेम की है इसके अंदर। और एक बात जो कही थी कि जो बाहर के जो फॉरेन डिग्नेटरीज हैं उनके नाम नहीं आने चाहिए। अदालत ने इसका फैसला करेगी। मैंने अदालत को बताया वही तो सामने आने चाहिए, पता लगे कि इस मुल्क के साथ कौन लोग खिलवाड़ कर रहा है, तोहफे देने वाला कौन है और तोहफे क्यों लिए गए हैं और तोहफों से फ़ायदा क्या दिया गया। ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे आना ज़रूरी है। 13 मार्च से पहले उन्होंने कहा कि हम सारा रिकॉर्ड पब्लिक कर देंगे, हर कोई देख सकेगा। 2002 से पहले का रिकॉर्ड जो है वो अदालत के सामने पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से इशू हैं जो गुफ्तगू करने वाले हैं, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, हमारे टीवी चैनल्स और सब ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 1 जो मरहूम शहीद अरशद शरीफ के केस में आया था कि सबजुडिस मैटर्स के ऊपर आपने गुफ्तगू नहीं करनी है। फिर इलाहाबादी बहुत ही जजमेंट हैं। आज मरियम नवाज कहती है कि जनाब जजेस के नाम लेके और जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है तौहीन अदालत नहीं तो और क्या है। और मैं नहीं समझता हमारी अदालतों को खामोश रहना चाहिए, इस पर बैठना चाहिए। तौहीन अदालत की फौरी कार्रवाई इन पर करनी चाहिए। आपको इससे पहले मैं वो अल्फाज ही दोहराना चाहता कि 5 जजेस के बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए और सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है और इनके 3 लोग जो है तौहीन अदालत में सजा हुई। निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और मरियम पिछली दफा बच गई थी। अब तो आपको देखना पड़ेगा जी। मैं अदालतों से गुजारिश करूंगा और एक बात और बता दूंगा, दरिया को मिलाइन करने का 114 भाई मैं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट को लिख चुका हूं। जवाब नहीं दे सके मेरे सवालों का कि आपने कैसे मरिया दरिया को डाल दिया। इस दरिया बहुत जबरदस्त है। पूरी बहुत सी दुनिया में मैं ये नहीं कह सकता कि ये शुरू के नंबरों में आएगी, नंबर 10 नंबरों तक आएगी। आप इसे ला सकते हैं कि 20-25 नंबर के ऊपर आप, लेकिन ये बहुत से मुल्कों से बहुत जबरदस्त जुडिशरी है। वो पॉलिटिकल केसेस है 66 जिसने ये सत्यानाश किया हुआ इस निजाम का। आज बड़े दिनों बाद मैं वो चला रहा हूं और वो सुनिएगा पनामा के हवाले से। ये लफ्ज मैं जान के चलाना चाहता हूं ताकि पता चल सके, इनके चेहरे बेनकाब हो सके। जिस केस के अंदर नाअहली हुई थी पनामा में, उसमें मरियम नवाज क्या कहती थी, मेरी सेंट्रल अंदर क्या पूरे पाकिस्तान में हसन हुसैन क्या कहते थे, नवाज शरीफ क्या कहते थे, ये सब छोटे छोटे क्लिप हैं, वो सारे चल लीजिएगा, सुन लीजिएगा। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जनाब स्पीकर, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। Various Swiss and offshore companies. Well, these are things which, comes up every time there is a crisis in Pakistan. These are not new. Why don't people who are actually blaming us for that go to the courts and prove it? But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father. Actually, we have a family business back in Pakistan, which is not been built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live there.
doesn't matter. Don't I'm you not know earning. who I'm it's not earning. rented from? I'm just like any other student living with his parents. I doesn't necessarily has to know about what the facts and who owns the flat and who pays for the rents and who pays for my living. But would it interest you to know that the flat is apparently owned by two offshore companies called Nielsen Enterprises Limited and Nesco Limited, both registered in the British Virgin Islands and managed by a company in Switzerland? Would I've got that... nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. What can I say? मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ, ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अच्छा, ये आपने सारे क्लिप सुन ली, अब आपको समझने के लिए बड़ी आसानी हो गई। मैं वो नहीं चलाना चाहता जो आज 5 लोगों के बारे में मरियम ने वहां बैठकर चलाई है और जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, वो तौहीन अदालत, बिला शुबा वो तौहीन अदालत है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आला अदालतें इसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगी। दूसरा, जो जजेस के बारे में एतराज़ उठाया जा रहा है जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस सईद मज़ार अली अकबर नकवी साहब के बारे में, उसका वेट कोई नहीं है। यानी क्या ऐसी चीज़ है उसके अंदर, क्या ऐसी गुफ्तगू है? ओ भाई, एक प्रॉपर्टी का लेन देन का मसला है। ये आइन की इंटरप्रिटेशन की बात है कि आर्टिकल 224 की इंटरप्रिटेशन, आर्टिकल 105 की और 112 की इंटरप्रिटेशन होनी है। और मैं नहीं समझता इसमें कोई नया बेंच बनना चाहिए। मुझे नहीं पता कल क्या होता है, लेकिन मैं नहीं समझता इसमें कोई नया बेंच और किसी जज को रिक्यूज करना चाहिए सारे मसले में। तमाम जजेस को इकट्ठे बैठना चाहिए और इकट्ठे बैठ, ये जो 9 मेंबर का बेंच बना, यही सूरह इंटरप्रिटेशन कर रही है सारी। इलेक्शन की डेट किसने देनी है, दैट्स ऑल। और 90 दिन के अंदर इलेक्शन। वो बाकी सवाल ठीक है कि जनाब असेंबलियां जो है तहलील होने के बारे में, तो ये असेंबलियां तहलील होने के बारे में अगर बात आई है तो किसी सियासी जमात ने तो आज तक चैलेंज नहीं किया। अब तो इशू बड़ा सिंपल सा है, आप असेंबलियां तहलील होने की तरफ मैं नहीं जा समझता जाना चाहिए, आना चाहिए डेट के ऊपर। डेट पे क्या गुफ्तगू होती है वो देख लीजिएगा, लेकिन तौहीन अदालत के हवाले से जो बातें कही हैं मैं उसको तौहीन अदालत समझता हूँ। शुरू में आपने वो तोशा खाना के हवाले से एक मीडिया टॉक देख ली होगी। ये 2000 और इसका ऑर्डर भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। 2002 से आज तक तोशा खाना तहफ़ जो है ना वसूल करने की सील जो है ना लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गई है। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज साहब के सामने केस की समाअत हुई। सेक्रेटरी काबीना और हेड ऑफ डिपार्टमेंट तोशा खाना ने 2002 से तोशा खाना का आज तक का सीलबंद रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। उन्होंने कहा 1963 से तोशा खाना का रिकॉर्ड वजारत खारजा के पास होता है, 1947 के पास बिखरा हुआ रिकॉर्ड है, जिसे रिकॉर्ड की जिम्मेदारी हमारी अदालत में पेश कर दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी काबीना ने साल 2000 से आज तक का रिकॉर्ड मंजिल लाने की मंजूरी दी है। साल 2000 से पहले का रिकॉर्ड दस्तियाब नहीं। दस्तियाब रिकॉर्ड को ऑनलाइन वेबसाइट पर डाला जाएगा और उन्होंने बैरूनी वफूद की हद तक रिकॉर्ड मंजिल आम बना किया जाए। मैंने कहा साल 2000 से पहले का रिकॉर्ड का जायजा लें, जिस हालत में पेश करें। अदालत जायजा लेगी कि बैरूनी वफूद का रिकॉर्ड मंजिल पर लाना या नहीं, किस किस ऑफिसर ने तोशा खाना से तहफ़ ली, तमाम तफसीलात पेश की जाए। मकसद मुस्तकबिल में इस मामले पर शफाफियत लाना है। जी, इसमें 13 मार्च बढ़िया मैं ऑर्डर बैकग्राउंड पे चल रहा है। मैंने इसमें बात की थी कि ये भी देखना है कि वो जो तोहफ़ा मिला है वो तोहफ़ा किस मकसद के लिया है, कोई फ़ायदे दिए हैं, कोई बेनिफिट दिए हैं। नवाज शरीफ के दौर में ये सारा कुछ होता रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, बड़ा अहम इशू है। आगे ले चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी गुना का जो हुजम जो है वो 11% की बजाय 33% बढ़ाने के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर उन्होंने दलाइल तलब किए हैं। सुबह दोबारा समाअत होगी और को वारंटो फाइल हो सकती है उन सब लोगों के खिलाफ। ये अदालती फ़ैसले मौजूद हैं और मैं वो अदालत के सामने रखूँगा। आज मैंने कल बहस करते हुए मैंने बताया कि जनाब वहाँ आर्टिकल 92 में अगर बैकग्राउंड पे चल रहा हो तो लिखा हुआ है कि जनाब 11% अरकान है, उसमें से 38 वज़ीर है, 4 मशीरा और 44 स्पेशल मुआविनीन है। इतना बड़ा हुजम आप बता लेंगे तकरीबन 88 के करीब या 90 के करीब या बनते हैं। और जब सरकारी वकील से पूछा तो उन्होंने कहा जी देखना होगा स्पेशल मुआविनीन तनख्वाहें वसूल कर रही हैं या नहीं, क्या उनका उहदा एजाज़ी है या तमाम रायत ले रहे हैं। मैंने अदालत को बताया स्पेशल मुआविनीन के नोटिफिकेशन में वफाकी वजीर का दर्जा दिया हुआ है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और ये कैबिनेट डिवीजन ने जारी की है। फिर मैंने जो इनको पर्क्स एंड प्रिविलेज दिए जा रहे हैं मैंने वो अदालत के सामने पढ़कर बताया है और खजाने पर बोझ डाल रहा है। और
मुआविन खसूसियत आताड़ को गैर कानूनी में वजीर का दर्जा देकर मुराद से नवाजा जा रहा है। अदालत काबीना के गैर कानूनी तौर पर बढ़ाए जाने हुजूम को गैर कानूनी करार दे, और ये मैं जब अदालत के सामने रखूँगा, सामने मुख्तलिफ प्रोविजंस जो हैं जिसकी तैयारी की है आर्टिकल 2A-90 को सामने रखते हुए, और सब आर्टिकल सबको सामने रखते हुए अदालत के सामने मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अदालत को मुतमिन करूँ कि हम जब सब चीज़ों को सामने रखते हैं और केस लॉ जो सामने आया है और जो चीज़ें सारी रूल्स ऑफ बिजनेस को अगर हम एक एक चीज़ सामने रख कर पढ़ेंगे तो सिंध हाई कोर्ट के 2 फैसले हैं और उसके सामने ये कि वारंटो फाइल हो सकती है स्पेशल असिस्टेंट के खिलाफ। पैसा लेना, खर्चा लेना, पब्लिक ऑफिस यूज़ कर रहे हैं और पब्लिक ऑफिस ये कहलाते हैं। और आर्टिकल 260 की में भी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर है। इंशाल्लाह सुबह मैं अदालत की मुआवनत करूँगा। और ये गैर मुंतखब लोगों को काबीना में डाला हुआ है, मजाक बनाया हुआ है। जब आइन ने कहा है कि 11% से ज़्यादा हुजम नहीं होनी, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा क्यों दे सकते हैं, किस बुनियाद पर दे सकते हैं, ये वाला पॉइंट जो है अदालत के सामने रखना है। वहाँ से एक और बड़ा अहम इशू है लावारिस लाशों का सरकारी अस्पतालों में डाटा मुरतब ना करने। सेक्रेटरी होम से तफसीली जवाब तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने समाअत की और मैंने बताया कि मैकेनिज़्म पर कोई अमल नहीं हो रहा। महकमा सेहत और नादरा बेमानी रिपोर्ट दाखिल करके मरीज जमा नहीं हो सकते। और कसम खाई है कि अदालत के किसी हुक्म पर अमल नहीं करना। 2020 के अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जब तक चीफ सेक्रेटरी को नहीं बुलाया जाए कोई अफसर काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा समरी भिजवा दी है, समरी पे अमल हो रहा है। मैंने कहा जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप देख लें, लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूँ कि इन्होंने इस पर अमल दरामद नहीं करना है। और ये लावारिस लाशों का मामला बड़ा सीरियस है। कई हमारे ड्रग्स पे जो लोग यूँ से सड़कों पे फिर रहे होते हैं, कोई काम नहीं करता। फिर इस तरह बाकी चीज़ों को अगर हम उठाकर देखते हो तो हमें समझ आ जाती है कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह नाजायज़ इस सारे प्रोसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो मामले जो देखने वाले हैं। ड्रग्स हैं, कोई बेचारा गरीब आदमी है, बायोमेट्रिक डाटा मौजूद है तो करें उसका नाम और सारा कुछ सामने ले आएँ, सारा कुछ सामने क्लियर आ जाए। मैंने कल बात की थी आपसे, लेकिन अब ये फैसला आ चुका हुआ है। बैन-उल-अक़वामी साजिश के तहत जो साइफर से हुकूमत गिराने का मामला है, इन चैम्बर सबीलों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती है। आर्टिकल 175(3) को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। अदली और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास साइफर की तहकीक़ात कराने का इख्तियार था। साइफर खारजा मुरुआ में आता है जो वफाकी हुकूमत का मामला है। दरख्वास्तदार साइफर से बुनियादी हकूक़ खिलाफ़वर्जी साबित नहीं कर सके। रजिस्ट्रार ऑफिस की एतराज़ात बरकरार रखते हैं। तीनों चैम्बर अपीलें जो है मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने जो परसों की डेट में ना ये समाअत अपीलें सुनी थी। जुल्फ़िकार भुट्टो, नईमुल हसन की तरफ से मैंने दायर की थी और तारिक बदर ने साइफर की तहकीक़ात के लिए चैम्बर अपीलें बड़ा वाज़े तौर पर कहा था। आर्टिकल 69 का उस वक्त आ गया था। और एक नोट जो मैं कल नहीं चला सका था जिसमें जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बात है, वो वाला मामला भी अब बैकग्राउंड पे आज चल जाएगा, आप देख लीजिएगा। आखिर में मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट रेलवे की ज़मीन जो गैर कानूनी तौर पर लीज देने के खिलाफ चीफ जस्टिस का दिलचस्प मुकाबला। कानून है और ये रेफरेंस 300 मिलियन का था, इसे वापस कर दिया। एडिशनल मिलियन जो है ना 319 मिलियन 31 करोड़ बनते हैं। 50 करोड़ से कम होने पर वापस किया गया चीफ जस्टिस। मामला रेलवे की ज़मीन था, लेकिन क्या करें, कानून है। फैसला लिखवाते अपने स्टैनों से कहूँगा लिखो कानून है। नए कानून के दराफेज वापस होने की बुनियाद पर अपील खारिज की जाती है। ये इतना बड़ा ब्लंडर है जो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी वाज़ेहत के साथ तक बताया। इसी तरह एक और नैब के हवाले से मुलज़म शाहिद बशीर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। रेफरेंस दायर होने के बाद नैब की जानब से वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया गया। मुलज़म को पहले ही 2 साल 10 माह के बाद ज़मानत हुई। तमाम रकम जो बतौर गारंटी जमा करा दी है। रेफरेंस दायर होने के बाद मुलज़म की गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है, जैसे अज़हरुल्लाह कहते हैं। अब नैब को मुलज़म की गिरफ्तारी से क्या हासिल होगा? जुर्म साबित होने तक का मुलज़म सब्र होता है, मासूम साबित होता है। क्या नैब चाहती है ट्रायल कोर्ट के फैसले से पहले हम मुलज़म को सज़ा सुना दें? मुलज़म ट्रायल में तख़ीर का बायस बन रहा है। ट्रायल दीगर मुलज़मान की अदम वजह से नहीं चल रहा और कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है, यानी आज तक मुलतवी कर दिया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।